मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास में ईरानी या फारसी आक्रमण। क्या कब हुआ था ईरानी या फारसी आक्रमण? भारत पर पहली बार कोई विदेशी ताकत जिसने आक्रमण किया हो भारत पर, तो वो कौन सी थी और शासक कौन सा था? चलिए पढ़ते हैं उसके बारे में। तो ईरानी या फारसी आक्रमण जो करने वाला साम्राज्य था या वंश था, उसका नाम था हाकामनी साम्राज्य। हाकामनी साम्राज्य के शासक साइरस या कुरुश ने मकरान के रास्ते से भारत पर पहला असफल आक्रमण किया था। ध्यान रखें कि जो भारत पर पहला असफल आक्रमण किया था तो वो था हाकामनी साम्राज्य का शासक साइरस या कुरुश, जो कि 568 और से 530 ईसा पूर्व तक इसका शासन रहा था। यदि मैं बात करूं भारत पर पहला सफल विदेशी आक्रमण किस व्यक्ति द्वारा किया गया था, तो वो था भारत पर पहला विदेशी सफल आक्रमण डेरियस प्रथम या दारा प्रथम। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि आपका एग्जाम्स में आता है कि भारत पर पहला सफल विदेशी आक्रमण किस व्यक्ति द्वारा किया गया था, तो वो था डेरियस या दारा प्रथम, जो कि 516 ईसा पूर्व में किया गया था। अब जब इसने आक्रमण किया था तो भारत का कोई सा क्षेत्र तो जीता होगा। उसकी जानकारी किस अभिलेख से मिलती है या क्या स्रोत है, देखते हैं। डेरियस प्रथम ने जब 516 में आक्रमण किया था तब इसकी गांधार विजय का जो वर्णन है वो मिलता है बेहिस्थून अभिलेख में। डेरियस या दारा प्रथम की पंजाब विजय का वर्णन जो है पौरसी पोलस अभिलेख में मिलता है, जबकि पंजाब विजय का वर्णन एक और अभिलेख नक्शी रुस्तम अभिलेख में मिलता है। ध्यान रखें, 3 अभिलेखों में तीनों ही विजयों का वर्णन मिलता है। हेरोडोटस, जिनको इतिहास का पिता भी माना जाता है, ने अपनी पुस्तक द हिस्टोरिका में बताया कि डेरियस प्रथम ने गांधार, सिंध, काम्बोज पर अधिकार कर अपना 20वां प्रांत बनाया। ध्यान रखें कि जो गांधार और सिंध काम्बोज पर इसने अधिकार करके एक कंबाइंड राज्य बनाया था और अपना एक 20वां प्रांत उसको बनाया था। अगली बात करते हैं तो अभिलेख लिखने की जो शुरुआत है वो ईरानियों ने की है। अशोक ने अपने अभिलेखों का निर्माण भी ईरानियों से प्रेरित होकर कराया था। ध्यान रखें कि जितने भी अभिलेख आपने जानते होंगे, अभिलेख लिखने की जो शुरुआत है वो ईरानियों ने की थी और इसी बात को फॉलो करके अशोक ने भी अपने अभिलेखों का निर्माण कराया था। जबकि अशोक ने अपने अभिलेख स्तंभ लेखों की आकृति घंटी नुमा भी ईरानियों से प्रेरित होकर की थी। ध्यान रखें, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है और शिलालेखों की संख्या 14 है। ठीक है, अशोक के जो शिलालेख थे वो 14 और स्तंभ लेखों की संख्या 7 थी। ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था और ऋग्वेद में काफ़ी समानताएं हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो ये है कि सबसे प्राचीन शिलालेख 1400 ईसा पूर्व का बोगज कोई, या जिसको एशिया माइनर अभिलेख भी कहा जाता है, इस अभिलेख में बोगज कोई और एशिया माइनर अभिलेख में देवी देवताओं का वर्णन है। ध्यान रखेंगे कि सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है, तो 1400 ईसा पूर्व का बोगज कोई या एशिया माइनर अभिलेख, जिसमें किसका वर्णन है, तो देवी देवताओं का वर्णन है। अगली महत्वपूर्ण बात है, जब ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया या भारत पर शासन किया भारत के क्षेत्र पर, तो कौन से सिक्के चलाए? तो ईरानियों द्वारा भारत में जो चलाए गए सिक्के थे, सोने के सिक्कों को डारिक कहा जाता था। ध्यान रखें, प्रश्न बनेगा कि ईरानियों द्वारा चलाए गए सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? डारिक कहा जाता था, जबकि चांदी के सिक्के को चलाए जो गए थे उन्हें सिलोई या सेकल्स कहा जाता था। ठीक, इसके बाद पढ़ते हैं अगला। अब हम पढ़ेंगे भारत में यूनानी आक्रमण। जो हमारा अगला टॉपिक है वो ये है कि भारत में यूनानी आक्रमणकारी कौन थे। भारत में यूनानी आक्रमण करने वाला जो शासक था वो था सिकंदर। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था, जो कि मकदूनिया के शासक थे, और माता का नाम ओलंपिया था। सिकंदर का जन्म 356 में हुआ था और 336 ईसा पूर्व में ये गद्दी पर बैठा था। 326 ईसा पूर्व में पौरस के साथ इसने हाइडेस्पीज का युद्ध किया था,
323 में इसकी बेबीलोन, भारत से जाते हुए बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई थी। ये थी महत्वपूर्ण डेट जो कि सिकंदर से जो है सिकंदर के समय की हैं और सिकंदर की हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये। सिकंदर क्या करता है, सिकंदर ईरानी शासक दारा द्वितीय या डेरियस द्वितीय को हरा देता है और इस युद्ध का नाम है अर्वेला का युद्ध। इस अर्वेला के युद्ध में सिकंदर विजय प्राप्त करने के बाद सिकंदर महान की उपाधि धारण करता है। प्रश्न बनेगा कि सिकंदर ने किस युद्ध के बाद सिकंदर महान की उपाधि धारण की थी, तो वो था अर्वेला का युद्ध। और इस अर्वेला के युद्ध में ईरानी शासक दारा द्वितीय या डेरियस द्वितीय को हराया था। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु जो है बेबीलोन में हो जाती है और उसका जो उत्तराधिकार के लिए युद्ध होने लगता है। जबकि सिकंदर का जो उत्तराधिकारी माना जाता है वो सेल्यूकस निकेटर, जो कि उसका जल सेनापति था। अब क्या होता है, सेल्यूकस निकेटर बैक्टीरिया को अपनी राजधानी बना लेता है, लेकिन उत्तराधिकार के लिए या शासन के लिए जो सेल्यूकस निकेटर का पुत्र था एंटियोकस प्रथम, वो इसके विरुद्ध हो जाता है और आक्रमण इस पे कर देता है, अर्थात विद्रोह कर देता है एंटियोकस प्रथम, जो कि सेल्यूकस निकेटर का ही पुत्र था। इन दोनों में युद्ध होता है 301 ईसा पूर्व में। इस युद्ध को इम्पस के युद्ध के नाम से जाना जाता है। एंटियोकस प्रथम, जो कि सेल्यूकस निकेटर का पुत्र था, वो इस युद्ध में हार जाता है। एंटियोकस प्रथम के बाद उसका पुत्र आता है जिसका नाम है एंटियोकस द्वितीय। यह एक विलासित राजा था, मतलब जो है शराब और इनमें मदिरा वगैरह में डूबा रहता था। इसके लिए ये ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, बस इसने क्या किया था, अर्शेकस जो जिसको पर्थिया बोला जाता था उसको स्वतंत्र कराया था। ठीक। एंटियोकस द्वितीय के बाद आता है डियोडोटस या डायोडोटस प्रथम। ठीक। डायोडोटस प्रथम ने क्या किया था, बैक्टीरिया को, जो बैक्टीरिया थी उसको, बैक्टीरिया को स्वतंत्र कराने का काम डायोडोटस प्रथम ने किया था। ठीक। इस बैक्टीरिया को स्ट्रैबो ने अरियाना का गौरव कहा है। ध्यान रखें, स्ट्रैबो ने किसे अरियाना का गौरव कहा है, तो वो था बैक्टीरिया क्षेत्र या बैक्टीरिया राज्य, जो कि सेल्यूकस निकेटर ने जो है सिकंदर के बाद अपना लिया था या सेल्यूकस निकेटर ने उस पर शासन किया था। बात करें डायोडोटस द्वितीय की, जो कि डायोडोटस प्रथम का पुत्र था। डायोडोटस द्वितीय जो है यूथिडेमस प्रथम से युद्ध करता है 212 ईसा पूर्व में, और इस युद्ध में इसकी हार होती है। यूथिडेमस जो है वो जीत जाता है। यूथिडेमस का अन्य नाम था डेमेट्रियस प्रथम। इस यूथिडेमस या डेमेट्रियस प्रथम ने क्या किया था, ये एक यवन आक्रमणकारी था और इसने भारत में शाकल, जो कि सियालकोट इस टाइम पंजाब में था, उसको अपनी राजधानी बनाया था। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा यवन आक्रमण का। पढ़ते हैं अगले वीडियो में यवन आक्रमण।